स्टूडेंट वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। आज की इस वीडियो में हम दीप प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज काफ़ी डिमांड में था तो उसकी प्रैक्टिस सेट को लेकर आई हूँ। तो बता दूं फ्रेंड्स, यह बिहार प्राइमरी टीचर्स के लिए है जो कि क्लास 1 to 5 के लिए है, यानी पीआरटी वाले के लिए है। तो ये जो प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है, इसके फर्स्ट सेट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया था। लगभग ऑलमोस्ट हमने सभी प्रैक्टिस सेट को देख लिया था। 3 प्रैक्टिस सेट ऐसे थे जो कि आपके PYQ के रूप में मैंने करवा दिया था पहले ही। तो प्लीज़ आप देख लीजिए। आपको अगर आपने अगर नहीं देखा है तो उस भी प्रैक्टिस सेट को देखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। समय काफ़ी कम है। इन जितने दिनों में जितने भी हो सके मैं पर डे कोशिश करूँगी कि 2 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट सवाल को। और इसमें से किसी भी स्टूडेंट को अगर इसका PDF चाहिए, प्लीज़ मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से PDF आप पा सकते हैं। चलिए, पहला सवाल, इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? तो याद रखिएगा, यह जो थे आपके महाराज फतेह बहादुर शाही। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल ने किया था। फ्रेंड्स, मैं फटाफट आपको सॉल्व करवा रही हूँ क्वेश्चंस, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। ऐसे में जो है हर क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे अश्वनी कुमार दत्त। न जाने यह सवाल BPSC PT बहुत बार पूछ चुकी है, तो आपको याद रखना है ऐसे सवालों को। याद रखिएगा, 1905 में जो है स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की गई थी अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा। तो डेट भी याद रखिएगा, सन 1905। चलिए अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम डैश दिया था? को क्या नाम दिया गया था सुभाष चंद्र बोस ने? तो यह नाम दिया गया था स्वराज द्वीप। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, नवंबर 1943 को जापान की सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंपा था। फिर इन्होंने जो है इसका नाम आपका स्वराज द्वीप रखा था। नेक्स्ट सवाल में है आपका, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार की मदद की थी? आपको ऑप्शंस चूज करके बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, 19वीं शताब्दी में जो है के अंत में जो है इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना को पैदा करने में मदद की थी, जैसे कि इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चिन्हित करने का खंडन करके। फिर है आपका भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उसकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके, ये भी हो जाएगा। तथा ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह कर। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे फ्रेंड्स। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम अगले सवाल को। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रखरखाव के खर्चे डैश के द्वारा वहन किए जाते थे? यह किया जाता था आपका काश्तकारों के द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की थी? तो यह किया था लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका मकबरा कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो यह बिहार के सासाराम में अवस्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो आईने अकबरी को लिखा गया था किसके द्वारा? तो अबुल फजल के द्वारा। आपके ऑप्शंस में नहीं होने के कारण ऑप्शन ई हो जाएगा। याद रखिएगा, अबुल फजल जो है आईने अकबरी के जो है राइटर हैं, तो आपको याद रखना है। आगे देखेंगे हम। अगला सवाल है आपका, क्रीता जूनियम पुस्तक किसने लिखा था? तो इस पुस्तक को लिखा गया था आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रीता अर्जुनियम पुस्तक जो है यह भारवी ने लिखा था। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे यह महाकश्यप थे। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, जो प्रथम आपका संगति है इसका जो आपका हुआ था यह राजगृह में हुआ था, और द्वितीय कहाँ हुआ था? तो वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र, तथा चतुर्थ जो है यह कश्मीर के कुंडलवन में।
तो ये भी डेट सॉरी जो आपका जगह है कई बार पूछता है प्रथम द्वितीय तृतीय के रूप में, तो आपको याद रखना है। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को, निम्न में कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चंपारण। जो भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था यह चंपारण का था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का जो है प्रयोग किया था। और यह चंपारण जो सत्याग्रह था किसान के साथ 3 कठिया पद्धति के लिए जो है अनुबंध करवाने के लिए किया गया था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों का दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की है? तो इसकी रचना की गई है आपका किसके द्वारा? तो दीनबंधु मित्र ने की थी। तो आपके ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन आप याद रखिएगा नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना दीनबंधु मित्र ने की थी। सवाल है हमारा, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे मुरली मोहन प्रसाद। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, तो सटी जो पहाड़ियां हैं इसे हम कार्डमम की पहाड़ियां कहते हैं या इलायची की पहाड़ियां, जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल आपका, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो यह घिरा हुआ है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा जो इसे जो है हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, टाइगर प्रदेश आदि के नामों से जानते हैं मध्य प्रदेश को, तो उपनाम भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो जो जोड़ा सही नहीं है यह हो जाएगा टोडा, जो है केरल की जनजाति है। यह गलत है क्योंकि जो टोडा है यह आपके तमिलनाडु की जो है जनजाति है, और ये जो टोडा वाला जनजाति है फ्रेंड्स कई बार बीपीएससी इसको रिपीट की है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यह द्वीप है आपका होन्शु। यह भी सवाल बीपीएससी का मोस्ट रिपीटेड सवाल है, याद रखिएगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है यह होन्शु है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिले में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा आपका कच्छ। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब वायुमंडलीय दाब में तेजी से कमी के कारण मध्य अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र होता है तो इसे डैश कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं तब इस स्थिति में बॉम्बोजेनेसिस। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, आल्प्स पर्वत से होकर कौन पवन चलती है? तो आल्प्स पर्वत जो है इससे होकर जो चलने वाली हवा है इसे हम फॉन कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह चलती कहाँ है? तो फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड देशों में, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे सवाल देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? आपको यह बताना है। तो ये पालकोंडा की जो पहाड़ियाँ हैं यह आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में आती हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी निम्नांकित में से किसके मध्य पाया जाता है? यह पाया जाता है निचले मेंटल तथा बाहरी क्रोड में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो गुटेन डिस्कॉन्टिन्यूटी है यह निचले मेंटल व बाहरी कोड के मध्य पाई जाती है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल को, स्पीति नदी निम्नलिखित में किस नदी की सहायक नदी है? यह हो जाएगा सतलज की सहायक नदी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको यह बताना है। तो जो सुमेल नहीं है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सूरीनाम काराकस। ऑप्शन जो सी है यह आपका सही नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि सूरीनाम की जो राजधानी है यह आपका है परामारीवो, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा समुद्री पठार हिंद महासागर में जलमग्न है? आपको यह बताना है। जो जलमग्न पठार है हिंद महासागर में, आपको यह बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के ऑप्शन बी हो जाएगा कि गुएलन का पठार जो हो जाएगा यह हिंद महासागर में जलमग्न है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? आपको यह बताना है। जो नहीं था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, यह आपका जो है कानून ऐतिहासिक नहीं था, तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुनें। अवरोही क्रम को चुनना है तो आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु, बिहार। तो ये जो है एक सही क्रम हो जाएगा आपका राज्यसभा में राज्यों की सीटों का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बात कर ले राज्यसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या, तो यह 250 हो सकती है, लेकिन बात करें वर्तमान की तो यह अभी 245 है। तो यह भी संख्या आप याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को, असत्य मेल को चुनना है आपको। जैसे कि अनुच्छेद 48 यह सामान्य नागरिक कोड से है, अनुच्छेद 50 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल से है, अनुच्छेद 49 यह ग्राम पंचायत का गठन कहता है, अनुच्छेद 40 कार्य का अधिकार कहता है, और अनुच्छेद 45 में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। आपको बताना है कूट की सहायता से जो अनुच्छेद सही मिले हुए हैं, तो उपयुक्त जो सभी है असत्य मेल है, क्योंकि आपको पता होगा जो अनुच्छेद 48 है यह कहता है आपका कृषि एवं पशुपालन का संगठन। बात कर ले अनुच्छेद 50 की, तो यह आपके कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण करता है। बात कर ले अनुच्छेद 49 की, तो यह आपके राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान व वस्तुओं का संरक्षण के बारे में हमें जो है बताता है। देख ले अगर अनुच्छेद 40 को, तो यह ग्राम पंचायतों के गठन का बात करता है। और बात कर ले अनुच्छेद 45 की, तो यह 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल एवं निःशुल्क शिक्षा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो है इसमें वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से आप सभी को याद रख सकते हैं, ये सभी अमेल जो है असत्य मेल है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो यह कहा गया था आपका 1833 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है आपका, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक की जो परिभाषा है आपको मिलेगा अनुच्छेद कितने में? 110 में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 को, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? आपको बताना है जिस श्रेणी से नहीं आते हैं राज्य विधान परिषद के सदस्य, तो यह जो हो जाएंगे उद्योगपति श्रेणी से नहीं आएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? आपको यह बताना है। आपको पता होगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत, इनके द्वारा जो है आपका भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अनुच्छेद 63 कहता है उपराष्ट्रपति पद के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई है? तो यह जो है आपका संविधान का विधेयक जो है 2019 में जो आया था 126वां संशोधन, उसमें कहा गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देख लीजिए अगले सवाल को, नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो यह जो है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत जा सकता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और आपको पता होगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। और यह है कितने में संवैधानिक उपचार का अधिकार? तो अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। यह भी आप जो है अनुच्छेद याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को, भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहा जाता है? तो यह आपके मौलिक अधिकार को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के तहत प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करने वाला उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा डैश को प्रस्तुत किया गया था? तो यह प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया?
तो यह किया गया था आपके 7वें संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में देख लेते हैं, भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी तो कब हुई थी, 6 अप्रैल 1948 को। डेट याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1948 को भारत की पहली औद्योगिक नीति को जारी किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ था, यह हुआ था आपका कब, 1 जुलाई 2005 को। आपके ऑप्शंस में नहीं दिए होने के कारण उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको डेट याद रखना है, याद रखिएगा 1 जुलाई सन 2005 को जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ था। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल को, मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित हैं जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि आपको पता होगा जो मानव विकास सूचकांक है ये 3 आधारभूत आयाम इसमें शामिल है, जिसमें शिक्षा का अधिकार, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा तथा क्रय शक्ति समायोजित प्रति व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित करता है जीवन निर्वाह का स्तर। तो ये सभी जो हो जाएंगे आपके जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, ये सभी जो है आपके मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होते हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था। डेट याद रखिएगा, जो प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना है इसका शुभारंभ जनवरी 2015 से किया गया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे अगले सवाल को, क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा था, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको यह बताना है। तो जो खाद्य और कृषि संगठन है इसका मुख्यालय आपके रोम में स्थित है, तो रोम हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात कर ले FAO की स्थापना की, यानी खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की, तो 16 अक्टूबर सन 1945 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही है, आपको यह बताना है। तो जो सही है ऑप्शन, यह सबसे अधिक मात्रा में है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को, 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, उनके क्या हो जाएंगे सामान, तो यह हो जाएगा आपका वेग सामान हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को हम किस चीज़ में मापते हैं, तो फ्रेंड्स हर्ट्ज में मापते हैं। आपके ऑप्शंस में नहीं होने के कारण ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन आप याद रखिएगा इसे हम हर्ट्ज से मापते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सही कथन को चुनना है, आपको कथन दिया गया है, तो जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, यह आपका कथन सही है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यदि ऊंचाई h को बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह का आवर्तकाल क्या होगा इसमें से, तो बढ़ जाएगा, याद रखिएगा आवर्तकाल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उपयोग में हम लाते हैं, तो इसके लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला सवाल है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब क्या होता है, वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो तब, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, यदि 2 पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा प्रारंभिक मान का कितना हो जाएगा, तो घटकर 1/4 हो जाएगा। अगला सवाल, ध्वनि तरंग स्पीडनों एवं विरलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है, क्रमागत संपीड़नों एवं विरलनों में क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं अगले सवाल को, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत आपको बताना है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है यह नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्न में कौन सुमेलित है, आपको यह बताना है। इसका राइट
आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। रेसर पाइन जो हो जाएगा, ट्रांक्विलाइजर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए जो दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान दोगुना होता है तो नमूने की सक्रियता एवं विघटन नियतांक क्रमशः क्या होगा? बढ़ेगी तथा समान रहेगी। अगला सवाल, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की स्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि निकेल और पैलाडियम, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, ये गैसें हैं, तो कैसी गैसें ये? NO और O2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड और क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, कौन सा यौगिक विंटरग्रीन तेल कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथिल सैलिसिलेट को हम जो है विंटरग्रीन तेल कहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प कौन सा है? तो यह है एस्पार्टेम, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक घोल का पीएच मान जो है 3 से 6 बदलता है, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है? तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसकी सांद्रता हो जाएगी। अगला सवाल है, खेसारी दाल खाने से लैथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है, इस रोग के लक्षण क्या है आपको यह बताना है। तो इस रोग का जो लक्षण है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कंकाल तंत्र में अनियमितता और असामान्यता तथा तंतुओं का पतला पड़ जाना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुक्त ऊर्जा का। नेक्स्ट सवाल में देख लेते हैं, किसी नदी के जल की जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD के संबंध में क्या सही है आपको यह बताना है। तो जो इसमें सही है, यह तब तक बढ़ जाती है जब नदी के जल में मल जल मिल जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट है, सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण क्या है? इसका जो लक्षण है विटामिन ए की उच्च मात्रा। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो इसमें जो मुख्य घटक होते हैं यह कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल को। बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं, इसके द्वारा घुटने के जोड़ों का हम उपचार करते हैं। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण स्वपोषित पोषण का एक महत्वपूर्ण साधन है, प्रकाश संश्लेषण में जो घटना घटित नहीं होती है वह है आपका कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट सवाल में है, किसके दूध में वसा का प्रतिशत सुमेल है आपको यह बताना है। तो जो बकरी के दूध में वसा का जो दिया गया है आपका डेटा कि 4% इसमें वसा पाया जाता है, यह सुमेल है, याद रखिएगा। बात कर ले गाय की, तो इसमें 4.5% पाया जाता है, भेड़ में पाया जाता है 8.6%, तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला सवाल, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा वेटलैंड दिवस हम 2 फरवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, वर्ष 2024 में कितने हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो कुल जो है आपके 5 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, 5 व्यक्तियों को, तो ऑप्शन ई हो जाएगा आपका राइट आंसर। सवाल है आपका, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजन किया गया इसका दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया? तो यह आपके पटना में किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो यह जो आपका राज्य है यह हो जाएगा आपका गुजरात, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, वर्ष 2024 का बजट किस प्रकार का बजट है? तो यह है आपका अंतरिम बजट, ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल में है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कृषि ड्रोन से सशक्त बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पहल का क्या नाम है? तो इसके द्वारा जो है नमो ड्रोन दीदी शुरू किया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल में है आपका, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? नो डाउट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। इसके जो अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? यह भी सवाल बहुत न्यूज़ में था, इसलिए इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। यह है रियाना बरनाबी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, टेनिस खेल के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो यह है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन जो हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके जो है रीजनिंग के सवाल हैं फ्रेंड्स, तो मैं इसको जो है पीडीएफ के रूप में डाल दूंगी, प्लस आंसर की भी डाल दूंगी, तो आप वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।